हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी जो हमारा पहला अध्याय है क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का, उसके लास्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है इस विषय में चर्चा की थी, और उस टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से सत्ता की साझेदारी के जो कारण है उसमें हम नैतिक तर्कों के बारे में पढ़ा था, युक्तिपरक तर्क, फैक्चुअल रीजंस, और इनके बारे में हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़ेंगे, और हमारी जो बुक है, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें 4 रूप बताए गए हैं सत्ता के। तो हम इन रूपों को इस वीडियो में हम 2 रूप पढ़ेंगे सत्ता के साझेदारी के, और अगले वीडियो में हम 2 आने वाले जो बचे हुए 2 रूप हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो, इस वजह से मैं इसे 2 पार्ट्स में बांट रहा हूँ। तो पहले इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप जो बताए गए हैं हमारी बुक में 4, वो कौन कौन से हैं, और उन रूपों को अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया है, मतलब पार्ट्स क्यों किए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सत्ता की साझेदारी का जो विचार है, सत्ता की साझेदारी की जो बात आई, वो किस रूप में आई, मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या विचार आए कि सत्ता की साझेदारी लोगों को ज़रूरी लगने लगी। देखिए, पहले का जो लोकतंत्र था, पहले की जो सरकारें थी, या हम अपने इतिहास को, पुराने इतिहास को उठाकर देखते हैं अगर, तो सरकार की सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, ऐसा विचार पहले मान्यता, ऐसी मान्यता होती थी। ऐसी मान्यता क्यों होती थी? ऐसी मान्यता इसलिए होती थी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब हम शक्तियों को बांट देते हैं, या हम शक्तियों को अलग अलग हाथों में दे देते हैं, या एक से ज़्यादा लोगों के पास अगर शक्तियाँ पहुंच जाती है, तो क्या होता है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अंतर्द्वंद बैठ जाता है, और उस अंतर्द्वंद के चलते जो निर्णय प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है। ऐसा पहले माना जाता था, और उस मानने के चक्कर में क्या होता था कि राजा को ही शक्तियाँ दी जाती थी, ऐसा ही कुछ होता था, किसी एक हाथ में शक्तियाँ होती थी। आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, राजा जो होता है वो सर्वोपरि होता है, वही निर्णय लेता है। ऐसे विचार पहले चलते थे सरकार के मत में। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन काइंड, जैसे जैसे मानव ने प्रगति की, जैसे जैसे लोकतंत्र का विचार सामने आया, लोगों द्वारा शासन, जो राजा महाराजाओं का जो शासन था उससे हम उभर कर जब एक लोकतंत्र का विचार पनपा लोगों के बीच में, तो उभरते लोकतंत्र के साथ में जो डेमोक्रेसी आई, उस डेमोक्रेसी के साथ में कुछ थॉट्स लोगों के मन में आए, लोगों के मन में कुछ विचार आए। वो विचार क्या थे? कि पहला, कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। पहले क्या होता था कि राजा को सर्वोपरि माना जाता था, राजा सबसे ऊपर होता था, और राजा के निर्णय पूरे राज्य को मानने पड़ते थे। लेकिन जब लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट सामने आया, लोक का मतलब लोग और तंत्र का मतलब सिस्टम, लोगों के द्वारा जो सिस्टम चलता है, तो उसमें क्या ये थॉट्स आए कि देखिए, अगर हम लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र में जनता जो होती है उसके द्वारा शासन चलता है। तो अगर जनता के द्वारा शासन चलता है तो सारी शक्ति भी किसके पास होनी चाहिए? जनता के पास होनी चाहिए। सारी शक्ति जनता के पास होने का मतलब है कि जनता को चुनने का अधिकार हो, शासन चुनने का अधिकार हो, जो शासन करने वाले हैं उनको चुनने का अधिकार हो। दूसरी बात क्या सामने आई? कि सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सभी की बातें शामिल होती हैं। दूसरी बात क्या आई? कि अगर जनता द्वारा शासन चलाया जा रहा है, तो जो देश में नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जो देश में प्लानिंग की जा रही है, देश के विकास की, देश के भविष्य की, उसमें सभी लोगों को शामिल होना ज़रूरी है। अगर एग्जाम्पल ले ले तो श्रीलंका का अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उसमें हम देखा जाए तो तमिलों को काफ़ी अनदेखा किया गया नीतियाँ बनाने में, और भविष्य को देखते हुए सीनियरों को क्या आगे प्राथमिकता दी गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में ये विचार आया कि सभी नीतियाँ सभी लोगों को शामिल करना चाहिए, अगर एक लोकतंत्र है तो। और तीसरा विचार ये आया कि सभी के विचारों को सम्मान देना चाहिए। अगर किसी लोकतंत्र है, अगर कोई देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा, तो जितनी भी जनता है, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, किसी भी जाति हो, सभी सभी प्रकार की जनता, पूरी जनता का जो विचार है उसको सम्मान देकर सभी के विचारों को सुनना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। बोल सकते हैं हमें एक प्रायर वे में, एक बहुत ही सही तरीके से उन सभी के विचारों को सुनना और अमल करना चाहिए। यही एक लोकतंत्र होता है। तो पहले ये था कि पहले एक ही शक्ति, एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्ति दे दो, एक ही संस्था के हाथ में शक्ति दे दो, ये था। बाद में जो लोकतंत्र आया, लोकतंत्र का जो सिस्टम आया मॉडर्न में, आधुनिक लोकतंत्र में, तो ये सारे विचार उभर कर आए कि जनता ही सब कुछ होती है, जनता ही शासन को चुनती है, शक्ति का स्रोत कौन होती है? जनता होती है। अब इसके साथ हमारे बुक में आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के कुछ रूप बताए गए हैं। ठीक है, अनेक रूप हो सकते हैं, हमारे पास 4 रूप हैं। उन 4 रूपों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम 2 प्रकार बोल सकते हैं, आप रूप बोल सकते हैं, किसी भी तरह से बोल सकते हैं। एक प्रश्न आपको परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि सत्ता की साझेदारी के रूपों का वर्णन कीजिए। तो आपको सभी चारों को डिस्क्राइब करना होगा। हो सकता है किसी एक प्रश्न में बता दिया जाए कि शक्ति के बंटवारे का, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो शक्ति का बंटवारा होता है उसको समझाइए, ऐसा कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो 2 रूपों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला जो है हमारा, वो है शक्ति का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में। देखिए, आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्थाओं की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि राजा महाराजा को शासन
से जब लोग आगे बढ़े, जब उस सोच से आगे बढ़े, तो लोकतांत्रिक विचार सामने आए। और उन विचारों के चलते क्या हुआ कि अलग अलग सत्ता की साझेदारी के रूप सामने आ गए कि नहीं, हमें पावर को बांटना होगा। पावर को बांटने से क्या होगा, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, एक स्थिरता बनी रहती है, लोगों के बीच में बंटवारा होता है। जैसे कि हम श्रीलंका में देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी नहीं की कि किसी एक के हाथ में दे दिया गया, तो किस तरह से देश का जो पतन हो गया। बेल्जियम की अगर हम व्यवस्था देखें तो बेल्जियम में क्या है, डच और जो फ्रेंच लोग थे उनके बीच में क्या गया, सत्ता का बंटवारा किया गया। तो रूप कौन कौन से होते हैं, अब रूपों का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है हम समुदायों के बीच में सत्ता को बांट दें, जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा कि डच और फ्रेंच लोगों के बीच में भाषा के आधार पर क्या किया गया, सत्ता को बांट दिया गया। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अंगों के बीच में सरकार के एक स्तर तय कर दें कि भाई ये सेंट्रल सरकार होगी, ये स्टेट होगी, अलग अलग समुदाय की सरकार, जो कि बेल्जियम में किया गया। और भी अनेक तरीके होते हैं। तो ये कौन कौन से रूप होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा जो रूप है, पहला हमारा जो प्रकार बोल सकते हैं, वो है शक्ति का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में। अंग का मतलब होता है जो हमारे शरीर के जैसे अंग हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, वैसे सरकार के भी अंग होते हैं। सरकार के अंगों के बीच में अगर हम शक्तियों को बांट दें, एक अंग को कुछ स्पेशल शक्तियाँ दे दें, हम कुछ दूसरे अंग को कुछ और शक्तियाँ दें और तीसरे अंगों को कुछ और शक्तियाँ दें, कितने भी अंग हो सकते हैं, उन अंगों के बीच में अगर शक्तियाँ बांट दें तो सत्ता की साझेदारी अच्छी हो सकती है। ये कैसे होगी उसको देखते हैं। ये बेसिकली कहलाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसको क्या कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, आपको याद होगा हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था कि हमारे भारत का जो शक्ति का बंटवारा है वो तीन तीन स्तर पर होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम इसका क्षैतिज वितरण क्यों कहते हैं, क्षैतिज का मतलब होता है सोया हुआ, मतलब प्लेन, ठीक है। प्लेन ऐसा क्यों कहा गया, देखिए अभी आप देखोगे विधायिका जो कि हमारा कार्यभार संभालती है सभी देश का, कार्यपालिका जो कि संसद में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं वो, और न्यायपालिका, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, विधायिका ये होगी और कार्यपालिका ये होगी। कार्यपालिका जो कार्यों का संचालन करती है और विधायिका जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, और न्यायपालिका जो कि न्याय संबंधी कार्यों को देखती है। अब आपने ये देखा कि अब आप मैं आपसे अगर ये प्रश्न पूछूं कि इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, जिसकी इसके पास शक्ति सबसे ज़्यादा है, तो आप ये कहेंगे कि नहीं, तीनों अपनी अपनी जगह पर बराबर है, सबको अपने अपने स्तर पर शक्तियाँ प्रदान की गई है। कोई ना तो किसी से ज़्यादा शक्तिशाली है, ना कोई किसी से कमज़ोर है, सभी को अपने अपने काम सौंपे गए हैं, सभी को अपनी अपनी शक्तियाँ दी गई हैं। तो यही होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। ना कोई ज़्यादा पावरफुल है, ना कोई ज़्यादा कम पावरफुल है, सभी को बराबर शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। यही होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण, और ये विभिन्न अंगों के बीच में होता है, सरकार के अंग बनाए जाते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। अब ऐसे बंटवारे से क्या होगा, देखिए मान लो अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो न्यायपालिका उसे रोकेगी, कार्यपालिका अगर कोई गलत काम कर रही है तो न्यायपालिका रोकेगी, न्यायपालिका ने अगर कोई न्याय के साथ में कोई खिलवाड़ कर दिया या कोई ऐसे एक कदम उठा लिए तो हो सकता है सरकार भी इसका विरोध कर सकती है। तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी एक संस्था होती, कोई भी एक अंग होता है, अपनी शक्तियों का असीमित उपयोग ना करके एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं, बांधे रखते हैं। तो उनकी शक्तियाँ एक लिमिटेड वे में बंध जाते हैं वो, कि हाँ हमारे पास इतना ही एरिया, बाकी एरिया दूसरों के पास में। दूसरा कोई गलत करेगा तो तीसरा रोकेगा, तीसरा गलत करेगा तो पहला रोकेगा, इस तरह से काम चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, एक बैलेंस बन जाता है, हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। अंकुश रखने का मतलब, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कार्यपालिका अपने कामों से भटक जाती है या कुछ ऐसे कार्य कर देती है जो उनके हक में नहीं है या उन्हें नहीं करने चाहिए, तो इस मामले में न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका को रोकती है। विधायिका के संदर्भ में भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से बच जाता है। अगर वो करता भी है चाह कर भी, तो जो दूसरे अंग है वो उस पर रोक लगा देते हैं, वो उसे रोक देते हैं। तीसरा क्या है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब हमें क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। बैलेंस क्यों मिलेगा, क्योंकि अंकुश बनाया जा रहा है, कोई भी एक सत्ता अपनी शक्ति का असीमित उपयोग नहीं कर रही है, असीमित उपयोग नहीं हो रहा है, तो बैलेंस बन रहा है। तो इस तरह से इस जो ये सत्ता की साझेदारी का ये जो रूप है, इसे हम कहते क्या है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। उसको आपको ध्यान रखना है। ये दो प्रश्न मेन हैं, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है आपको। जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जा सकता है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है। यही भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। इस प्रकार से किसी भी तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आपको जो कंसेप्ट है वो पूरा आपके दिमाग में बैठा लेना है। पहला जो है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो बंटवारा होता है उसमें क्षैतिज वितरण होता है, एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं जिससे कि सत्ता का संतुलन बना रहता है और कोई भी एक अंग असीमित उपयोग नहीं कर सकता, और इसलिए ही इसे नियंत्रण भी कहते हैं और संतुलन की व्यवस्था दोनों कहा जाता है। नियंत्रण भी रखते हैं और नियंत्रण के कारण संतुलन भी बना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से पहला हमारा रूप हो गया। दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। अब हमने पढ़ा कि सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं
और नियंत्रण रखने के चक्कर में ये तीनों आपस में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, कोई भी अपनी असीमित उपयोग असीमित शक्ति का किसी भी अपनी शक्ति का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। स्तरों पर बंटवारा का मतलब ये हो गई केंद्र सरकार, ये हो गई हमारी राज्य सरकार, ये हो गई हमारी क्षेत्रीय स्तर की सरकार। भारत में कुछ ऐसी व्यवस्था है, आगे हम पढ़ेंगे इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ साझेदारी के रूप पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम इसको ऊपर ऊपर से हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और क्षेत्रीय सरकार होती है। तो ये हम इसे बोलते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। पहले वाले वितरण को हमने क्षैतिज कहा क्योंकि कोई भी अंग ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, तीनों तो समान रूप से शक्तियाँ मिली हुई थी। अब यहाँ पे हम इसे ऊर्ध्वाधर वितरण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि केंद्र सरकार जो होती है वो अधिक शक्तिशाली होती है तुलना में राज्य सरकार के। राज्य सरकार को अपने स्तर की शक्तियाँ मिली हुई रहती है, केंद्र सरकार को अपने स्तर की, और क्षेत्रीय सरकारों को अपने स्तर की शक्तियाँ मिली हुई रहती हैं। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से बात करें तो केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, फिर उससे कम राज्य सरकार और फिर उससे कम क्षेत्रीय सरकार, लेकिन स्तर बटे हुए रहते हैं। तो ऐसा होता है ना कि केंद्र कुछ अपने मामलों पर निर्णय रह सकता है, राज्य अपने मामलों पे और क्षेत्रीय सरकार अपने मामलों पे। तो इससे क्या होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक ही हाथ में सत्ता बट जाए, और हो सकता है लोग अगर कोई स्तर गलत कार्य कर भी रहा है तो इसमें भी ये हो सकता है। और जो व्यवस्था लेने की जो नीतियाँ होती हैं, जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, वो हो सकती है आसान हो सकती है और लोग अपने अपने स्तर पर सही फैसले भी ले सकते हैं। इस वितरण को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्षैतिज वितरण जिसमें तीनों अंगों के बीच में बांटा जाता है समान रूप से, इसमें स्तरों पर बंटवारा किया जाता है, केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय स्तर की सरकार। हमारे भारत में दोनों तरह की सरकारें हैं, दोनों तरह की साझेदारी देखी जा सकती है। और इसे हम क्या कहते हैं? संघीय शासन कहते हैं। संघ बनाए जाते हैं, केंद्र संघ बनाया जाता है, केंद्र संघ में पूरे राष्ट्र की सरकार बनाई जाती है। राज्य संघ में देश के विभिन्न राज्यों के बीच में सरकारों का निर्माण किया जाता है, और क्षेत्रीय स्तर में एक क्षेत्रीय स्तर पर सरकार का निर्माण करके उस क्षेत्र के उस क्षेत्र का जो कार्यभार है उस सरकार को सौंपा जाता है या व्यक्ति विशेष को सौंपा जाता है। तो ये होता है हमारा संघीय शासन। इसके बारे में हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है वो विभिन्न स्तरों के बीच में जब बंटवारा होता है उसे कहा जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा संपूर्ण देश के लिए केंद्र स्तर पर, देखो संपूर्ण देश के लिए, पूरे देश के लिए सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट बनाई जाती है, सेंट्रल लेवल पर सरकार बनाई जाती है, तथा प्रांतीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार के लिए बंटवारा होता है। राज्य स्तर पर अलग सरकार होती है, क्षेत्रीय स्तर पर अलग सरकार होती है, और सभी के पास अपनी अपनी अलग शक्तियाँ होती हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्र ज़्यादा पावरफुल, उससे कम राज्य और उससे कम क्षेत्रीय सरकार। और ये होता है हमारा सत्ता का शासन का संघीय वितरण होता है। पहला हमने जो पढ़ा वो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था थी, और ये है जो है वो हमारा शासन का संघीय वितरण है। तो इस तरह से हमने सत्ता की साझेदारी के दो रूप पढ़े हैं। अगले वीडियो में, ये अगर वीडियो लंबा हो जाता है इस वजह से, आप दो वीडियो को इस दो टॉपिक्स को अच्छे से समझने का ट्राई करें। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में जस्ट हम तीसरे और चौथे रूप को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप फॉर श्योर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।